ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमित आपके रूबरू और मैं आज बात करूंगा आपसे हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। और सबसे पहले हम इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि हमें बात क्या करनी है। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास को आप देखेंगे, यानी हिस्ट्री को आप देखेंगे तो 3 भागों में हिस्ट्री आपको दिखेगी। पहला भाग होगा प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। अच्छा, सेकेंड वन इज मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत, ठीक है ना। और थर्ड वन इज आधुनिक, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डिवीज़न है भारतीय इतिहास का। तो हम इसमें बच्चों देखिए, आपको सबसे पहले मैं आधुनिक भारत से लेके चलूँगा। क्यों लेके चलूँगा, इसका एक रीज़न है। इसका ये रीज़न है कि आधुनिक भारत से किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यानी आप प्रश्नों को देखेंगे तो जो क्रम है इनका आने का, वो आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से हम आधुनिक भारत को पहले फिनिश करेंगे अपने क्लास में, और फिर हम प्राचीन को फिनिश करेंगे और फिर मध्यकालीन को फिनिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा कुछ क्रम होगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह से है। तो आधुनिक भारत को हम फिनिश करने के क्रम में सबसे पहले हम आधुनिक में अब देखिए, जो मैं कोर्स यहाँ लेके आया हूँ हिस्ट्री का, इसमें कुछ और आपको बता दूँ, ऐड ऑन कर दूँ कि देखिए मेरा जो कोर्स होगा वो किस किस एग्ज़ाम को ये क्रैक करने में आपका मदद करेगा, और किस किस एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को ईजिली आप इस वीडियो के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बिहार पुलिस, फिर बिहार एसआई, बिहार टीचर, यानी बिहार में जो टीचर बीपीएससी के थ्रू जो टीचर का वैकेंसी आता है और अभी हाल फिलहाल में हुआ था, उसमें काम करेगा। फिर डीएलएड और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें भी काम आता है, क्योंकि बहुत उसमें भी हिस्ट्री आते हैं, ठीक। बीपीएससी, फिर बीपीएससी में काम आएगा। फिर यूजीसी नेट में भी आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। फिर बिहार एसएससी में आएगा, फिर एसएससी जीडी में भी आएगा, एसएससी जीडी में भी आएगा। तो इतने सारे एग्जाम्स में ये आपका मेरा कोर्स आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। और यकीन मानिए, आप क्लास लीजिए और इसको देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। और इसके बाद क्लास लेने के बाद आप जाके क्वेश्चंस बैंक उठा के, या जो भी हिस्ट्री का आपके पास बुक होगा जिसे आप क्वेश्चन लगाते होंगे, उसको लगा के देखिएगा, आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। मैं ऐसा डिजाइन कर रहा हूँ इस कोर्स को कि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत को, जैसे आधुनिक भारत से, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आइए देखिए, पहले तो आधुनिक भारत में हम शुरू करेंगे। तो आधुनिक भारत के कुछ टॉपिक्स मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे। ये रहा आधुनिक भारत, यानी अगर इंग्लिश में हम देखें तो इसको बोलते हैं मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम पहले टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले आता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी कि इसमें वो बात होगी कि जो भी हमारे देश में यूरोपीय कंपनियां आईं, उनके बारे में ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफ में लिख देता हूँ। सबसे पहले इसमें आएगा पुर्तगाली, ठीक है। फिर इसमें आएगा डच, फिर आएंगे अंग्रेज, फिर इसमें आएगा डेनिस, और फिर लास्ट में आएंगे फ्रांसीसी, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप जो है, इसको आप, अच्छा आप लोग एक पेन कॉपी ले लो, क्योंकि देखो आप प्रॉपर में जैसे लिख रहा हूँ ना, नोट्स बनाओगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप क्रम से पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और कहानी समझ में भी आएगी। तो आप एक प्रॉपर पेन और कॉपी ले लो, ताकि आपको इस कुछ फ़ायदा हो, मतलब, ठीक है ना। ऐसे देखो, ऐसे क्या होता है ना कि वीडियो आप देख रहे हो, मेरे बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो हैं जो कि क्वेश्चन और आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वो तैयारी तभी अच्छा है, उसका क्वेश्चन लगाना तभी अच्छा है जब आपको पूरा कहानी पता हो। नहीं तो फिर आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे, कंप्लीटली जज नहीं कर पाओगे। तो आप जो है ना, पहले आप पेन कॉपी ले लो एक, और एक अच्छा सा कॉपी ले लो, उस पर हेडिंग लगाओ आधुनिक भारत, और मैं जो ये लिख रहा हूँ इसको आप भी नोट करो, ताकि आपको कल की क्लास में जब आप आओगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, कहाँ से छोड़ा था, कहाँ से शुरू किया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर लो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें आएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। इसमें एक एक करके हम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम सीधे स्विच कर जाएंगे बंगाल पे। बंगाल एक राज्य है, सूबा है। फिर बंगाल के बाद हम मराठा पढ़ेंगे, मराठा। फिर हम सिख पढ़ेंगे, सिख साम्राज्य पढ़ेंगे। फिर हम
मैसूर पढ़ेंगे, मैसूर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मैसूर पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे आधुनिक भारत के उस दौर में जहाँ पे हम थोड़ा सा गांधी को पढ़ेंगे, गांधी का चर्चा करेंगे, गांधी चरण पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद क्रांतिकारियों को देखेंगे, क्रांतिकारियों को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ हमारा क्रम होगा और अंत में हम 1947 से पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पुर्तगाली, ठीक है। यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन में हम पुर्तगाली को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, आप इसको नोट कर लिए होंगे आई थिंक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो चलिए देखिए, पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें पहले आप ध्यान यहाँ पे दे लीजिएगा। सबसे पहले इसमें आने वाला कंपनियों का आने का क्रम ये है, पुर्तगाली, अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये 5 कंपनियां भारत में जो है आई हैं। अच्छा, एक कंपनी और आपको मिलेगी, स्वीडिश कंपनी कहीं कहीं मिलेगी, तो उसका ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं है हमारे इतिहास में, तो इसलिए उसको हम स्किप करके चलते हैं, ठीक है। आप इतनी कंपनियों को पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ये वादा है मेरा। तो आप जो है 5 कंपनियों को इस तरह से देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक यहाँ पे एक वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी कंपनियां जो हैं भारत में आने का क्रम इस प्रकार है, यानी दोस्तों इस बात का मतलब ये हुआ कि भारत में इस प्रकार से कंपनियां आई हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि भारत में फैक्ट्री लगाने का क्रम क्या है, तो उसका पॉइंट ये होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भारत में फैक्ट्री या कोठी, फैक्ट्री, कोठी या किला स्थापित करने का क्रम। तो उसका क्रम दोस्तों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से आप, ये तो एज इट इज रहेगा पुर्तगाली, यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पर अंग्रेज हो जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे डच जाएगा, तीसरे नंबर पे डच होगा, चौथे नंबर पे डेनिश और फिर फ्रांसीसी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्रम है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात और इस बात में क्या अंतर है। इस बात में और इस बात में यही अंतर है कि भारत में आने का क्रम जो है इस प्रकार है, यानी पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। लेकिन फैक्ट्री लगाने, और देखो फैक्ट्री, कोठी और किला मैंने लिखा है, तो इसका मतलब मैं समझ लो कि जहाँ भी फैक्ट्री, कोठी, किला लिखा हुआ है वो समझ लो वो एक ही बात है तीनों, बस जिसको जहाँ इंपॉर्टेंस जिसने जैसे दिया उसको वहीं लिख दिया। कहीं कहीं आप देखेंगे लिखेगा पुर्तगाली कोठी कहाँ लगाएगी पहली, अच्छा लिख देगा अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, बात एक ही है, बस फर्क इतना है कि तीनों का मतलब एक ही होता है, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और डेनिश और फ्रांसीसी थे, ठीक है, इस तरह से ये था, ठीक है। तो आप ये दोनों को पहले आप लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर से मैं समझा देता हूँ। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हमने शुरू किया है आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में सबसे पहला टॉपिक हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू किया है, जिसमें हमने ये बताना शुरू किया है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी भारत में आने वाली प्रथम 5 कंपनियां हैं, और यही 5 कंपनी भारत में आई थी यूरोप से। किस लिए आई थी, अभी कहानी मैं शुरू करूँगा। अच्छा, भारत में फैक्ट्री, कोठी और किला लगाने का, स्थापित करने का क्रम जो है
इस प्रकार है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। अब चलिए इसकी कहानी पे चलते हैं, थोड़ा सा कहानी इसका देखते हैं कि हुआ क्या था और इनको आने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे देश में, और हमारे देश में आके इन्होंने क्या किया। तो आइए इसको हम थोड़ा सा और डिकोड करते हैं कि क्या मामला था। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे कि इसका मामला क्या था, क्यों ये आए थे। एक्चुअली आए इसलिए थे कि देखो, पहले आप यहाँ देखोगे, थोड़ा सा मैं मैप का सहारा लूँगा, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, पूरी कहानी को समझाने के लिए कि हुआ क्या था मामला। तो मामला देखो ये हुआ था कि यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये कुछ क्षेत्र जो है, आपको ये वर्ल्ड मैप समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको पड़ेगा यूरोप, हिंदी में मैं लिख देता हूँ आपको सहूलियत के लिए, यूरोप। ये है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अफ्रीका, ये आपका भारत, प्यारा भारत, ये एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये है उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ मामला। इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा दक्षिण अमेरिका गड़बड़ हो गया, तो ठीक है देख लीजिए, समझ लीजिएगा आप यहाँ पे कि क्या हुआ था मामला। देखिए, ये जो यूरोप की कंपनियों का आगमन था, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं यूरोप का, और यूरोप की 5 जो है प्रमुख कंपनियां भारत में आई हैं। वो कौन कौन सी यूरोप की 5 कंपनियां हैं? पुर्तगाली, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ शायद दिख रहा होगा आपको, पुर्तगाली, अब यहाँ लिखता हूँ मैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ये 5 कंपनियां हैं। ठीक है, तो इनको भारत आने की जरूरत क्या पड़ी? देखो दोस्तों, पहले यहाँ पे अरबवासी हुआ करते थे। कौन थे? बीच में यहाँ पे अरब के लोग हुआ करते थे, अरब के लोग हुआ करते थे। ये था अरब का क्षेत्र, अरब का क्षेत्र। इस अरब के क्षेत्र से यूरोप का भारत से व्यापार हुआ करता था। इस अरब के क्षेत्र से भारत के लोगों का व्यापार हुआ करता था अरब के क्षेत्र से, और लोग कंटिन्यू भारत से जो चीज़ें यहाँ जाती थी और लोग व्यापार करते थे। ये बात बिल्कुल सही था, चल रहा था ये सब चीज़ें। लेकिन अरब वासियों से यूरोप के लोगों का कुछ टेंशन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया और चीज़ें अनुकूल नहीं रही, और इस रूट को हम एक नाम दिए थे सिल्क रूट। सिल्क रूट, सिल्क रूट था इसका नाम, और इसी से इनका व्यापार हुआ करता था यूरोप के लोगों का। लेकिन ये यूरोप के लोगों का टेंशन हो गया अरब के लोगों से, तो अब अरब वासियों ने क्या किया कि अरब क्षेत्र में यूरोपियों को घुसना पाबंदी लगा दिया, और अरब के क्षेत्र में अब यूरोप के लोग नहीं आ सकते थे। यही समस्या, कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ, और यहीं से प्रॉब्लम सारे खड़े हो गए। और जब ये अंदर नहीं घुस पाते, तो अब इनको क्या चाहिए था यूरोप के लोगों को कि एक नया रास्ता चाहिए था ताकि ये भारत से व्यापार कर लेते। तब क्या हुआ कि तब इन्होंने एक नया रास्ता खोजने का कोशिश किया, और इसी क्रम में इन्होंने नए रास्ते का आविष्कार या खोज किया। तो एक व्यक्ति स्पेन से निकलता है, कोलंबस, और भारत की खोज में निकलता है, और वो गलती से
1492 ईस्वी में आप देखेंगे कि 1492 ईस्वी में यहाँ से वो निकलता है यहाँ आने के लिए, भारत आने के लिए, लेकिन वो गलती से कहाँ चला जाता है, अमेरिका। इसीलिए आप पढ़ते होंगे 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली, अमेरिका की खोज कर डाली। ठीक है दोस्तों। तब एक और व्यक्ति वहां से निकलता है, बार्थोलोम्यू डियाज, जो भारत की खोज में निकलता तो है, लेकिन वो कहां तक पहुंचता है, वो पहुंचता है यहां, यानी केप ऑफ गुड होप, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। यहां तक वो पहुंचता है, और यहां तक पहुंचने के बाद वो इससे आगे भारत नहीं जा पाता है, बट यहां तक वो पहुंच जाता है। तो ये भी बात नहीं बना, यहां पे भी मामला गड़बड़ हो गया। तब तीसरा व्यक्ति यानी पुर्तगाल का तीसरा व्यक्ति वास्को डी गामा फिर से कोशिश करता है 1498 में, और फिर यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन इस बार मंजर कुछ और था। और हुआ यूँ कि यहाँ पे एक गुजरात का पथ प्रदर्शक नाव लेके घूम रहा था, और इसने वास्को डी गामा का मदद किया, और वास्को डी गामा को नाव से लेके कहाँ पहुँचा दिया, कालीकट। कहाँ पहुँचा दिया, कालीकट। कालीकट के बंदरगाह पर, केरल के कालीकट बंदरगाह पर, जिसे वर्तमान में हम कोझिकोड कहते हैं। तो यहाँ पहुँच गया कौन, वास्को डी गामा। और यहाँ वास्को डी गामा पहुँचता है, तो वास्को डी गामा का यहाँ स्वागत करने के लिए कौन बैठा है, वहाँ का तत्कालीन शासक जमोरिन था। तो आप देखो, इस मैप से बस हम इतना ही समझाना चाह रहा था कि यूरोप के लोगों का इधर से पहले व्यापार हो रहा था, लेकिन व्यापार डिस्टर्ब होने के कारण इनको एक मजबूरी में एक रास्ता का इजाफा करना पड़ा, एक रास्ता को खोजना पड़ा, क्योंकि व्यापार तो करना था और व्यापार तो रुक नहीं सकता था। तो इनको एक रास्ता ढूंढना पड़ा, और उसी का ये कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब इंसान को जरूरत पड़ेगी तो वो आविष्कार करेगा ही करेगा, खोज करेगा ही करेगा। तो इन्होंने एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ लिया, और इधर से व्यापार चालू हुआ। और जैसे ही पुर्तगाली भारत पहुंच गए तो ये रास्ता खुल गया, तब सब जाके इधर से ही सारे लोग आते चले गए, क्योंकि एक व्यक्ति यूरोप का व्यापार कर रहा है तो दूसरा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा और पांचवा भी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसा था ही क्या कि सारे लोग क्यों भारत आ रहे थे। तो इसका एक रीज़न है दोस्तों आने का, कि भारत मसालों में बहुत ही रिच है भी और था भी। तो मसाले के व्यापार के लिए ये सारे लोग भारत आने के लिए मजबूर थे, क्योंकि मसाला बाहरी मार्केट में यानी विदेश के मार्केट में बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा था। तो अब आइए हम क्रम से लिखते चलते हैं, नहीं तो हम चीज़ों को क्रमबद्ध नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं, कुछ चीज़ें हम नोट करते हैं अपने कॉपी में, क्योंकि मैं कितना भी ऐसे डायग्राम बना लूँ, जब तक आपके कॉपी में क्रमबद्ध नहीं कराऊंगा तब आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो आप यहाँ से ये चीज़ें समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। आप ये समझ गए होंगे कि यूरोप के लोग भारत आखिर आए क्यों, और यहाँ से जब व्यापार पहले हो रहा था तो नए रास्तों की खोज क्यों हुई। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पुर्तगाली, तो उसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत में आने वाला, भारत में आने वाला आने वाला आने वाला प्रथम यूरोपीय था, प्रथम यूरोपीय था। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट आप लिखिएगा। सॉरी, अगला पॉइंट में आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आप। पहला पॉइंट आपने लिखा वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला पॉइंट लिखेंगे 20 मई 1498 में 20 मई 1498 में 20 मई 1498 में वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है दोस्तों, ठीक। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, या इसी में लिख दीजिए, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए या इसी में लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। कालीकट में उसका स्वागत
स्वागत वहीं का हिंदू शासक जमोरिन ने किया। अच्छा दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, आई थिंक देख लीजिए। पहला पॉइंट हमने लिखा वास्को डी गामा भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय था। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने लिखा 20 मई 1498 में वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट में उसका स्वागत वहीं का हिंदू शासक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदू शासक, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए जमोरिन कौन कैसा शासक था, या कालीकट में हिंदू शासक का नाम क्या था। चाहे ये भी पूछ लेगा कौन सा हिंदू शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जमोरिन एक हिंदू शासक था। ठीक है दोस्तों, उसका स्वागत हिंदू शासक जमोरिन ने किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक नोट में डालेंगे बात, नोट, NOT नोट। तो नोट लिखेंगे आप। नोट में देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे आपको। तो नोट को आपको यही करना है कि आप एक ओपन इंडेड बॉक्स बना लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग को ओपन इंडेड बॉक्स नहीं पता, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ओपन इंडेड बॉक्स हमेशा ऊपर वाला बॉक्स बंद रहेगा और नीचे वाला मुंह हमेशा खुला रहेगा, जब तक कि उसमें जो नोट डलवा रहा हूँ मैं वो खत्म ना हो जाए। तो यहाँ लिखिएगा कालीकट का आधुनिक नाम, कालीकट का आधुनिक नाम कोझिकोड है। कोझिकोड है। बस, अब आप क्या करेंगे, अपने ओपन इंडेड बॉक्स को बंद कर देंगे। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि कालीकट का आधुनिक नाम, यानी वर्तमान में कालीकट को हम क्या कहते हैं, कोझिकोड। अगर आपका कभी चक्कर लग जाए कालीकट का, तो आप जाके कालीकट मत ढूंढना, आप क्या ढूंढोगे, कोझिकोड ढूंढना। ठीक है ना। कोझिकोड वही जगह है जिसे हम क्या कह रहे हैं, कालीकट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें आपने लिख ली। आगे लिखते हैं, आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो भारत में मसाले ले जाकर यूरोप के बाजार में 60 गुना दाम पर बेचा। ये कौन कर रहा है, वास्को डी गामा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वास्को डी गामा ने क्या किया कि यूरोप के बाजार में यहाँ से मसाले ले गया, और मसाले में क्या लेके गया, वो काली मिर्च लेके गया। क्या लेके गया, ब्लैक पेपर। वो ब्लैक पेपर यहाँ से खरीद के लेके गया और ले जाके क्या कितने दामों में बेचा, 60 गुना दामों में। सोचो कितना मुनाफा कमाया उसने। अच्छा, वो ये करके रुका नहीं, फिर 1502 में भारत में इंटर किया। वो 1502 में भारत में फिर आया। अच्छा, दूसरा और व्यक्ति कौन था जो भारत में आया था, वो था, ये पुर्तगाली ही था, पेट्रो अल्बरेज। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पेट्रो अल्बरेज जो है भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। तो यहाँ तक आप बात को समझ गए हैं। तो जो है इस वीडियो में और 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लेकिन वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता, तो आप लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो को कितना टाइम तक रखा जाए तो अच्छा रहेगा। तो देखिएगा, यहाँ 2 पॉइंट और लिख देता हूँ मैं, है कि वास्को डी गामा पहली बार कब आया था। यानी वास्को डी गामा जो एक व्यक्ति है, यहाँ मैं थोड़ा सा लाइन खींच दूँ। वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम जब आया है, फर्स्ट टाइम 1498 में, एंड सेकेंड टाइम कब आया, 1502 में। अभी तक 2 बार आ चुका है, लेकिन अब तीसरी बार ही बताऊंगा कि तीसरी बार भारत में वास्को डी गामा कब आया है, वो नेक्स्ट क्लास में आपका आएगा। ठीक है, तो इतना तक आप जो है अच्छे से कॉपी पे क्रमबद्ध कर लीजिए, ताकि अगली क्लास यानी कल की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि हमको और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।